नमस्कार, हम हैं फेसबुक लाइव सेशन में सीके बिरला हॉस्पिटल की तरफ से। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है जॉइंट पेन, जो कि बहुत ही कॉमन है हमारे सोसाइटी में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर ललित मोदी, जो कि कंसल्टेंट है सीके बिरला हॉस्पिटल आरबीएच में। और बिफोर हम सर से कुछ भी सेशन के बारे में पूछें, हम स्पेशल थैंक्स करना चाहते हैं अग्रवाल समिति समाज के टीम को, जो हमारे साथ अपने फेसबुक पेज के साथ जुड़े हुए हैं इस सेक्शन से। सो वी स्टार्ट। वेलकम सर। सर, जॉइंट पेन बहुत ही कॉमन है हमारे सोसाइटी में, इनफैक्ट बाहर भी। बट ये सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है। अगर हम कॉमनली पूछें तो लोगों को लगता है कैल्शियम खत्म हो गया है या कुछ गठिया हो गया, बट एग्जैक्टली जॉइंट पेन होता क्या है और उसके टाइप्स क्या है? देखिए, जॉइंट पेन का मतलब सिंपल है कि किसी भी जोड़ में दर्द होना। इस दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जो कि चोट लगने के कारण से भी हो सकता है। उम्र के साथ जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो भी एक बड़ा कारण है। घुटने में झिल्ली में सूजन आना, ये सब इनके कारण हैं। तो इनके कारण कई सारे हैं जो एज और मोड ऑफ इंजरी पे डिपेंड करते हैं। सर, अगर मैं ऐसा लेवल समझना चाहूँ कि मुझे जॉइंट पेन या आर्थराइटिस ये है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए, आर्थराइटिस जो होता है वो जनरली ओल्ड एज पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन है, बट कुछ आर्थराइटिस के पैटर्न ऐसे हैं जो हमको यंग पेशेंट में भी मिलते हैं। जैसे हम आर्थराइटिस के लिए बात करते हैं तो आर्थराइटिस में एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो कि एज के साथ होने वाला आर्थराइटिस है। दूसरे आर्थराइटिस जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको लोग गठिया बोलते हैं, गठिया ऐसी बीमारी है जो यंग एज में भी हो सकती है। तो गठिया में एक्चुअली क्या होता है कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कंफ्यूज होके हमारे जॉइंट के ऊपर ही अटैक करने लगती है, और उस अटैक करने के कारण से हमारे जोड़ यंग एज में भी खराब हो जाते हैं। सर, तो अगर ये यंग एज में भी होता है, एज रिलेटेड भी है, तो डू यू थिंक हमारा जो डाइट और लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करता है? डेफिनेटली लाइफ स्टाइल का इसमें बहुत बड़ा रोल है, पर मैं इसमें कैटेगराइज करना चाहूंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बिल्कुल अलग एंटिटी है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और जो अलग इन्फ्लेमेटरी आर्थरोपैथी होती है वो बिल्कुल अलग है। तो हम इन दोनों को एक साथ जोड़ के बात नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है और ये जो ओल्ड एज में एज के कारण होने वाली समस्या है, इसमें जरूर इसमें लाइफ स्टाइल का रोल है। क्योंकि अगर हम देखें तो घुटनों में आर्थराइटिस होने के इंसिडेंस हमारे इंडिया में बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा है। उनका कारण यही है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में आलती पालती मारकर बैठना, उकड़ू बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज करना एक आम है। हम इसको शुरू से यूज करते हैं। तो यंग एज में इन चीजों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब भी हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हमारे घुटनों पे लोड ज्यादा आता है। तो जब ओल्ड एज में जाके वो इंजरी की तरह उभरने लगते हैं तो आर्थराइटिस हमें जल्दी होता है। तो लाइफ स्टाइल जो है इसका बहुत बड़ा रोल है आर्थराइटिस के लिए। सर, इज इट फैमिली हिस्ट्री इसमें कंटिन्यू होती है कि अगर मेरे पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है या कोई बोन रिलेटेड इशू है, तो वो आगे जनरेशन में भी पास ऑन होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस में जेनेटिक कंपोजिशन होता है, बट उसके चांसेस रिलेटिवली कम होते हैं। हमने कई बार देखा हुआ है कि कुछ फैमिली रन करती हैं जिनमें आर्थराइटिस जो होता है वो 40 से 50 साल की एज में ही काफी एडवांस हो चुका होता है, बट उसके इंसिडेंस जो है वो काफी कम है। बट उसी के लिए अगर हम गठिया के लिए बात करें तो गठिया में फैमिली हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि मदर में गठिया की परेशानी होती है तो उनकी डॉटर में भी आ जाती है। सर, हमें कॉमन हमारी प्रैक्टिस है कि अगर हमारे घुटने में दर्द है या कहीं पे भी दर्द है तो नॉर्मली हम ओटीसी कोई पेन किलर्स ले लेते हैं या जो भी एक घरेलू इलाज है वो ले लेते हैं। तो ये कहाँ तक हम सेफ है या कब तक हम ले सकते हैं बिफोर गोइंग टू अ डॉक्टर? या देखिए, घुटनों में या फिर किसी और जोड़ में कभी भी चोट लगती है तो हल्की फुल्की चोट में हमेशा शुरू में दर्द ही होता है, और उस दर्द के लिए अगर आप ऑन द काउंटर या किसी फार्मासिस्ट के पास जाके खुद ही कुछ पेन किलर ले लेते हैं तो 2 से 3 दिन तक अगर आप पेन किलर ले लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट इम्पोर्टेंट हमारे लिए जानना ये है कि अगर हम ये दवा ले रहे हैं और 3 दिन के बाद भी हमको आराम नहीं आ रहा तो इट्स ऑलवेज बेटर कि हम उसके लिए किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि हो सकता है कि ये सिंपल इंजरी ना हो और इसका कोई पर्टिकुलर कारण हो जिसके लिए हमें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत हो। पर 2-3 दिन के लिए अगर आप पेन किलर लेते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। थैंक यू। अभी हमने देखा, सर ने हमें कॉमन जॉइंट पेन्स क्या है वो बताया, कॉमन हमारे मिथ्स और
फैक्ट्स क्या है। अब हम सर से जानना चाहेंगे, सर ऐसे कौन से बेसिक टेस्ट हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे बोन्स ठीक है या हेल्दी है, या व्हाट आर द बेसिक टेस्ट? देखिए, जॉइंट के लिए अगर हम जानना चाहते हैं कि हमारे जॉइंट हेल्दी हैं या नहीं, तो उसके लिए सबसे कॉमन टेस्ट जो होता है वो एक्सरे होता है। एक्सरे से हमें पता चल जाता है कि जो हमारे आर्थराइटिस है वो किस लेवल पे एडवांस हो चुका है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उन टेस्ट की जरूरत डायग्नोसिस के लिए नहीं पड़ती, क्योंकि पेशेंट को चेक करने पर ही हम इजीली मालूम कर सकते हैं कि मरीज को ये वाली तकलीफ है। सिर्फ उन चीजों को कंफर्म करने के लिए हमें टेस्ट कराना पड़ता है। पर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया की बात करें तो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे रूमेटॉइड फैक्टर, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी। इनके लिए हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं, जिससे हमें कंफर्म हो जाता है कि मरीज की गठिया ही है। सर हम बेसिकली जब हमारे मिलने वाले या हमारे अपनों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, जैसे कि नाउ द कंडीशन इज कि आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत है, तो हम सिर्फ ये समझते हैं कि पूरा घुटना चेंज हो जाएगा, एक आर्टिफिशियल चीज डाल जाएगी। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारे माइंड में चलता है, ये शायद लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम ना बन जाए। तो क्या आप हमारे को एक स्ट्रक्चर में या कुछ बता सकते हैं कि एग्जैक्टली नी में क्या होता है जब हम गोइंग फॉर दैट सर्जरी? तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली हमारे घुटने की संरचना किस तरह से होती है। अगर हम ये जान लेंगे तो हमारे लिए सब चीजों को जानना काफी आसान हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ये हमारा घुटना है, तो घुटना मेनली 3 हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें ऊपर की थाई बोन, नीचे की लेग बोन और सामने ये नी कैप, जिसको पटेला बोलते हैं, वो होता है। अगर हम अपने सामने की बोन को हटा के देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये दोनों हड्डियों को बांधने के लिए कुल 2 लिगामेंट बाहर की तरफ और 2 लिगामेंट सेंटर में होते हैं। ये लिगामेंट जो होते हैं ये आपकी बोन्स को कंट्रोल में रखते हैं, जिससे जब भी आपके जॉइंट में मूवमेंट हो तो उस मूवमेंट में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई लचक नहीं आए। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये 2 ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम गद्दी या मेनिस्कस बोलते हैं। तो इनका जो रोल होता है वो मेनली शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे हमारी बाइक में या कार में जो शॉकर्स होते हैं, उसी प्रकार से गद्दियां अपना रोल निभाती हैं। तो आर्थराइटिस में एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी बोन को जॉइंट बनाने के लिए उसकी सरफेस पे एक स्पेशल कोटिंग होती है, जिस प्रकार से आप ये व्हाइट सरफेस देख रहे हैं। ये व्हाइट सरफेस जो है ये इतनी स्मूथ होती है जिस प्रकार से अपना ग्लास होता है। तो ये कार्टिलेज का घिसना ही एक्चुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। और इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जो कार्टिलेज है ये घिस जाती है, और घिसने के कारण से ये खुरदरी होके आपको तकलीफ देने लगती है। उसी कारण से ही जब ये दोनों बोन्स खुरदरी हो जाती है और आपस में रगड़ खाती हैं तो हमको कड़कड़ की आवाज आने लगती है। सर आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझा दिया कि बेसिकली क्या होता है जब हमारे घुटने में या नी में प्रॉब्लम होती है। तो इसे जैसे आपने कहा, इसमें जब घिस जाते हैं तब कार्टिलेज में ये प्रॉब्लम होती है। तो व्हाट आर द थिंग्स इन डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं जिस वजह से ये चीज हो सकती है, या हम क्या प्रिवेंट कर सकते हैं जिससे हमें ये प्रॉब्लम ना हो? देखिए, इसको समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि भगवान ने हमको जो भी पार्ट दिए हैं उन सबकी एक लाइफ दी है। उस लाइफ के बाद उन चीजों में वियर एंड टियर बढ़ने लगता है, यानी वो चीजें खराब होने लगती हैं। हम एग्जांपल के लिए देखते हैं कि हमारे जो बाल हैं वो टाइम के साथ ग्रे होने लगते हैं, आंखों में मोतियाबिंद आने लगता है। तो उसी प्रकार से कार्टिलेज की भी एक एज है जिसके बाद वो धीरे धीरे करके क्षति होकर खराब होने लगती है। तो हमारी बॉडी में भगवान ने हमें एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म दिया है कि हमारी बॉडी में ऑटो हील होने की कैपेसिटी होती है। हमको कार की तरफ को हर साल सर्विस पे देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो जो ऑटो हीलिंग का मैकेनिज्म है उसको हम रिपेयर बोलते हैं। तो ये रिपेयर जो होती है ये उम्र के साथ धीरे धीरे करके कम हो जाती है। बट जो वियर एंड टियर या फिर जो कहते हैं जोड़ का घिसना, वो यंग एज में भी रहता है, ओल्ड एज में भी रहता है। पर यंग एज में जितना हमारा घुटना घिस रहा होता है वो उतनी ही तेजी से रिपेयर हो रहा होता है, इस कारण से हमें कोई भी तकलीफ नहीं होती है। बट ओल्ड एज में जब घुटना घिसता है तो उसका रिपेयर होना बंद हो जाता है और वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होके वो एक ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी को पैदा करता है। तो उसको बचने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो यही है, हमें अपनी एज में अपना आर्थराइटिस को अर्ली आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। फेज में आ चुके हैं जब हमारे घुटनों में दर्द होने लगा है और हमारे आर्थराइटिस के लक्षण आने लग गए हैं। उसके बाद हमको उस वियर एंड टियर को किस प्रकार से कम करना है वो समझना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर किसी आदमी में 55 साल में घुटने में दर्द चालू हो जाता है तो हमेशा एक डल एक्ट, यानी कि हमेशा थोड़ा बहुत दर्द या फिर मॉर्निंग वॉक जाने में बहुत तेज दर्द होना, ये सब चीजें चालू हो जाती हैं, तब उनको अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए। तो
तो हमें जानना पड़ेगा कि कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिससे घुटने पे सबसे ज्यादा लोड आता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको रुकना पड़े या बेड रेस्ट करना पड़े, आप अपनी रूटीन एक्टिविटी चालू कर सकें। बट ये बहुत जरूरी है कि जो एक्टिविटी आपकी इस प्रकार की है जो घुटनों में एकदम से बहुत ज्यादा डैमेज करती है, आप वो समझ लें और उनको अवॉइड करें। तो वो जो चीजें हैं उनमें जैसे अपना जमीन पे बैठना, आलती पालती मारकर बैठना और खास तौर पे इंडियन टॉयलेट को यूज करना, ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनके कारण से हमारे घुटने पर जो लोड आता है वो बहुत ज्यादा आता है। उसके अलावा अगली जो चीज है वो है सीढ़ी चढ़ना उतरना। तो सीढ़ी चढ़ने उतरने में एक जो हमें सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि जब भी हम सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो घुटनों पर लोड बहुत ज्यादा आता है। तो जब भी पेशेंट के आर्थराइटिस होता है तो हम उनको बोलते हैं कि सीढ़ियों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, और बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि अगर हमारे पास लिफ्ट या एस्केलेटर की सुविधा है तो हम सीढ़ियों की जगह उनको यूज करें। सर आपने जैसे बताया कि हमें वेयर एंड टेयर का ध्यान रखना चाहिए अगर हमारे को सिम्टम्स दिखते हैं, तो डेफिनेटली अभी आई थिंक हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो समझ गए होंगे कि अगर हमारी फैमिली में या किसी को बहुत घुटने का प्रॉब्लम है, हम उसे प्रोवोक ना करें कि आप इग्नोर करो पेन और एक्सरसाइजेस करो। वी शुड एक्चुअली कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट एंड फाइंड आउट कि उन्हें वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ताकि वो चीज और बिगड़े नहीं। सर आज की तारीख में बहुत सारा एडवांसेस हो गया है ट्रीटमेंट में, और अब वो पहले जैसा डर नहीं है। तो इज इट नेसेसरी कि हमें पूरा घुटना चेंज करना होता है या थोड़ा सा ही उसका सरफेस ऐसा कुछ होता है? नहीं, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी कॉमन हो चुकी है कि इसमें क्या बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकता है, उसमें साइंस कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा घुटना बदला जाता है हर मरीज में, तो इसमें डिपेंड करता है कि मरीज की स्थिति किस प्रकार की है। कई बार कार्टिलेज में जो डिफेक्ट होता है वो कुछ मिलीमीटर या कुछ सेंटीमीटर्स में ही होता है, तो उस कंडीशन में कई बार हम कार्टिलेज ट्रांसप्लांट भी करते हैं अगर पेशेंट की एज कम होती है तो, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी में कई बार हम देखते हैं कि कार्टिलेज इंजरी पेशेंट को है, तो उस कंडीशन में हम कार्टिलेज का ट्रांसप्लांट करते हैं जिससे उनको जो घुटना मिलता है वो वापस नॉर्मल घुटना मिलता है जो लाइफ टाइम उनका काम करता है। उसके अलावा अदर ऑप्शंस में जो हमारे पास होते हैं कि हमारे पास जो ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि उनमें घुटने का सिर्फ एक हिस्सा घिसा हुआ होता है, और अगर हमारे घुटने का एक हिस्सा घिसा हुआ है तो हम सिर्फ उस हिस्से को ही घिसते हैं जिसको हम पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसका फायदा ये होता है कि हमारे घुटने का सिर्फ 1/4 या 1/3 पार्ट जो खराब है सिर्फ वो ही चेंज होता है। तो जब वो चेंज हो जाता है तो आपको घुटने का जो फील आता है वो नॉर्मल आता है, क्योंकि उसमें जो पुराने घुटने की तरह चारों लिगामेंट नॉर्मली काम करते हैं, तो बेसिकली जॉइंट की मैकेनिक्स नॉर्मल रहती है और आपको सब चीजें नॉर्मल लगती है। बट अगर पेशेंट हमारे पास एडवांस स्टेज में आता है तो उस कंडीशन में हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। बट टोटल नी रिप्लेसमेंट का मतलब ये नहीं है कि उनका घुटना पूरा चेंज हो जाता है, सिर्फ जो कार्टिलेज की कोटिंग हमारे घुटने में होती है जो करीब 8 से 9 मिलीमीटर की होती है, सिर्फ उसी को चेंज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा घुटना या उनकी हड्डियों को चेंज किया जाता है। तो उसमें कार्टिलेज को एक स्पेशल टेक्निक से ट्रिम करके उसमें पेशेंट के घुटने के साइज का एक्स्ट्रा इम्प्लांट लगा दिया जाता है। सर ये नी रिप्लेसमेंट या सर्जरी जो भी है उसके लिए लोगों में ये है कि एक बार कराने के बाद और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपकी रूटीन लाइफ वैसे नहीं होती है, आप नॉर्मली वॉक नहीं कर सकते हो, देयर आर लॉट ऑफ लिमिटेशंस व्हेन दिस कम। इज इट ट्रू या ये सब एक देखिए, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि 10 साल पहले ये डिस्कशंस होते थे तो पहले ये चीजें बहुत कॉमन होती थी, बट अब नी रिप्लेसमेंट जो सोसाइटी में वेल एक्सेप्टेड है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट करने के बाद जब भी पेशेंट पार्क में घूमने जाते हैं, अपनी एक्टिविटी वापस रिज्यूम करते हैं, फीमेल्स मंदिर में जाना चालू करती हैं, तो उनको देख के बाकी लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं। उन्हें जो भी उनके दिमाग में मिथ होते हैं कि घुटने का ऑपरेशन के बाद तकलीफ बढ़ सकती है, तो वो जब किसी दूसरे पेशेंट को लाइव देखते हैं कि जो पेशेंट मतलब 3 महीने 4 महीने पहले अपना मॉर्निंग वॉक छोड़ चुका था, दर्द में परेशान था, वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह चल रहा है, उसका जो एक्टिविटी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, तो वो उन्हीं से इंस्पायर्ड हो जाता है। किसी को समझाने से ज्यादा अच्छा है कि लाइव एग्जांपल क्रिएट करना। तो नी रिप्लेसमेंट अपने इंडिया में अभी इतने कॉमन हो चुके हैं कि सबके सामने एक लाइव एग्जांपल्स हैं, और ये चीज श्योर है कि ऐसा नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद जो पुराने मिथ थे कि, क्योंकि चीजें इतनी तेजी से एडवांस हो चुकी हैं, सर्जिकल टेक्निक एडवांस हो चुकी हैं, सर्जिकल टेक्निक इस तरह की है कि जिसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी काम आती है, मसल्स को कट किए बिना सर्जरी की जाती है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट जैसे एडवांस चीजें आ चुकी हैं, जिससे पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर होता है, अपनी नॉर्मल लाइफ रिज्यूम कर लेता है। सर जैसे आपने कहा कि लाइफस्टाइल का बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे बोन्स पे, क्या हमारा आजकल जो बहुत हो गया सिटिंग जॉब्स हो गए हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग है,
ये क्या हमारे हिप के बोन्स पे इफेक्ट करता है या एनीथिंग विच इज? डेफिनेटली, मतलब अगर हिप की बात करें तो हिप में हमारे इंडिया में सबसे कॉमन कारण जो हिप के आर्थराइटिस का होता है वो है एवीएन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो हिप जॉइंट का बॉल होता है वो बॉल अपनी ब्लड सप्लाई जो होती है वो खो चुका होता है, और ब्लड सप्लाई खोने के कारण से वो डेड हो जाता है, और डेड होके वो कभी भी कोलैप्स होके आर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसका जो सबसे कॉमन कारण है हमारी कंट्री में वो अल्कोहल और कुछ स्पेशल ड्रग्स हैं जो पेशेंट अपनी मर्जी से, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में कई बार वो ड्रग्स मिले होते हैं जिनके विदाउट एनी सुपरविजन अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण से ये चीजें तेजी से होती हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स ये बड़ा कॉमन कारण है, और अनफॉर्चुनेटली हिप के आर्थराइटिस जो होते हैं वो यंग पेशेंट्स में बहुत कॉमन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम देखते हैं, अगर मैं बात करूं हमारे हिप रिप्लेसमेंट के पॉपुलेशन की, तो हमारी 60% पॉपुलेशन जो होती है वो 25 से 45 ईयर एज ग्रुप की होती है। सर ये जब हम आर्टिफिशियल हिप या आर्टिफिशियल नी लगाते हैं उनकी लाइफ स्पैन क्या रहती है? देखिए, लाइफ स्पैन की बात करें तो अगर नी रिप्लेसमेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि उनकी जो एवरेज लाइफ है वो 20 ईयर्स है, और हिप रिप्लेसमेंट की बात करें तो हिप रिप्लेसमेंट में अलग अलग वैरायटी के हिप्स आते हैं। तो हिप की जो लाइफ है वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम बेस्ट इम्प्लांट यूज करते हैं तो 25 से 30 ईयर्स तक वो सर्वाइव करते हैं। और एक बढ़िया चीज ये है कि ये 25 से 30 साल के बाद भी अगर मरीज को दिक्कत होती है तो उसके लिए दोबारा सर्जरी के लिए जो भी एडवांस हिप रिप्लेसमेंट्स होंगे उसके लिए भी इंस्ट्रूमेंटेशन आज की तारीख में अवेलेबल है। हमारे पास आज भी वो इम्प्लांट अवेलेबल है कि अगर पेशेंट को दोबारा सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है तो वो आसानी से की जा सकती है। सर अगर आप थोड़ा-सा अगर हमें ये भी बताएँ कि स्पोर्ट्स इंजरी आजकल बहुत कॉमन हो गई है, तो हाउ डज़ इट डिफर कि अगर मुझे एक नॉर्मल लग गई है और स्पोर्ट्स इंजरी, इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए, स्पोर्ट्स इंजरी में अगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट्स इंजरी में मेनली जो इंजरी होती है वो लिगामेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, और अगर छोटी-मोटी चोट जो गिरने से लग जाती है उनमें मेनली सुपरफिशियल इंजरीज होती है। सुपरफिशियल इंजरीज होती है उनमें हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो आसानी से हील हो जाते हैं। बट जो स्पोर्ट्स इंजरी है उनमें जो स्ट्रक्चर्स डैमेज होती हैं, जैसे अगर हम घुटने की बात करें तो घुटने में लिगामेंट की इंजरी है और गद्दी का फटना, ये तो बहुत कॉमन है स्पोर्ट्स इंजरी है जो हमें मैक्सिमम पेशेंट्स में मिलती है स्पोर्ट्स इंजरी के कारण। तो ये स्ट्रक्चर्स भगवान ने इस तरह की बनाई है कि इनमें ब्लड सप्लाई कम होती है, और उस कम होने के कारण से इनकी हीलिंग जो होती है वो नेचुरली कई बार पॉसिबल नहीं हो पाती। तो उन कंडीशन में हमें स्पेशलिस्ट की एडवाइस लेनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी को इग्नोर करना खुद ही एक ऐसी चीज है कि हम आर्थराइटिस को बुलावा देते हैं। ओके। थैंक यू सर, आपने बहुत ही सिंपल वे में हमें बेसिक चीजें सिखा दी कि हमें हमारी लाइफस्टाइल पे ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली यंग जनरेशन को अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये लॉन्ग रन में हमें ऑस्टियो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम दे सकता है। वी शुड हैव अ हेल्दी डाइट और हमारे वेयर एंड टेयर का हमें ध्यान रखना चाहिए। एंड थैंक यू सर सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड थैंक यू अग्रवाल समाज समिति हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें जॉइंट पेन या उनके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, आप कभी भी सीके बिरला हॉस्पिटल कॉल कर सकते हैं 25/7। नंबर 30903039।